Hi everyone. We are now starting with today's class. This is the second online class, and those of you who appeared in the last class, if you have any doubt, you can write that in the chat box so that I can explain it again. फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम लोग. We'll be doing some more examples and we'll be discussing many things today, logic as well as mathematics. So I'm giving you another example today. पहले इस example से शुरू करते हैं. First of all, it's a series. So it's a very good series and I hope you will be able to do this. उसके बाद और एग्जांपल्स करते हैं. सीरीज इज 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 and 1 1 2 2 1 3 and a term is missing. So try to get it. और पहली क्लास की तरह चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए अपने आंसर्स. आई एम नॉट गिविंग यू द चॉइसेस. आप अपना आंसर लिखिए चैट बॉक्स के अंदर कि व्हाट नंबर एक्चुअली यू आर गेटिंग. और धीरे धीरे अपनी कोशिश बढ़ाइएगा. इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज. कोई मैथमेटिक्स नहीं होना. इट इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन टू बी डन. आप खाली सीरीज को ऑब्जर्व कीजिए, बिकॉज जरूरी नहीं है कि जब आप सीरीज करते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में तो उनमें सब में मैथमेटिक्स हो ही या कुछ कैलकुलेशंस करनी जरूरी है. ऐसा कोई जरूरी नहीं है. काफी टाइम सीरीज ऑब्जर्वेशन बेस्ड होती है, जिससे आपके रिफ्लेक्सेस देखे जाते हैं कि आपके रिफ्लेक्सेस कितने शार्प हैं, आपको चीजें देख के समझ कितनी जल्दी आता है, या आप किस तरह से लॉजिक डेवलप करते हैं. दैट इज टेस्टेड मोर इन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस दीस डेज रादर देन डूइंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. तो करिए इसे. आई एम गिविंग यू 1 or 2 minutes. और ये जितनी भी सीरीज मैंने करी थी फर्स्ट क्लास में या अभी के क्लास में, इनका मतलब ये नहीं है कि लाइक आपको ये नहीं सोचना है कि आप कैसे करेंगे. ऑब्वियसली ट्रेनिंग विल मेक यू परफेक्ट. जब आप बहुत सारे ऐसे सीरीज और एग्जांपल्स हम लोगों के साथ कर लेंगे तो आपकी थॉट डेवलप हो जाएगी कि किस किस तरीके से सोचा जा सकता है. सो somebody has given me 1 1 2 2 3 3. So I'm writing that answer here. 1 1 2 2 3 3. Somebody has given that. I'm giving that as choices 1 1 2 2 3 3. So that is my first choice. Others should also give me the answer. I'll make those as my choices. और फिर हम देखते हैं कि बाद में फाइनली आंसर क्या आता है. So it's something very interesting. और शायद आप में से कुछ लोगों को पता होगा, एक मेंसा ऑर्गेनाइजेशन है हाई आईक्यू पीपल का. वर्ल्ड में खाली वर्ल्ड की 2% पॉपुलेशन उसको क्वालिफाई करती है. तो इस तरह की सीरीज वो लोग लिखते हैं नॉर्मली. दैट ऑर्गेनाइजेशन राइट सच टाइप ऑफ सीरीज व्हिच इज रियली लाइक व्हिच नीड्स हाई आईक्यू. तो 1 1 2 2 3 3 पहला आंसर आया है. आई एम नॉट सेइंग इट इज करेक्ट. आई एम नॉट सेइंग इट इज इनकरेक्ट. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 1 or 2 more answers before I start solving this example. करिए, थोड़ा जल्दी कीजिएगा. Maybe you people are finding it difficult to do, so I'm doing it. उसके बाद कोई एग्जाम्पल मैं ऐसा बनाऊंगा जिसमें ऑब्जर्वेशन आपके काम आएगी. अब जैसे मैंने पहले ही बोला कि ये जरूरी नहीं है कि किसी भी सीरीज में मैथमेटिकल कैलकुलेशन जरूरी हो. और क्योंकि कंपटीशन है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, तो ऑब्वियसली इस तरह के एग्जाम्पल सेट करे जाते हैं ज्यादातर, जिन एग्जाम्पल्स को हर कोई ना कर पाए. बिकॉज आई टोल्ड इन द लास्ट क्लास दैट इट इज एन एलिमिनेशन प्रोसेस. आप ये सोचिए कि आप किसी को 1 पढ़ के बता रहे हैं, या आप ये सोचिए मैं एक अलग से नंबर लिखता हूं, आपको किसी को बताना है कि 13 कैसे लिखना है, हाउ टू राइट 13. आप किसी को एक्सप्लेन करते हैं जिसे इतना मैथमेटिक्स नहीं आता, तो आप उसे क्या कहेंगे, 1 डिजिट उठा और उसे कितनी बारी लिख, एक बारी लिख. टेक डिजिट 1, राइट इट वंस, एंड देन यू विल से टेक डिजिट 3 एंड राइट दैट वंस. तो इसका मतलब 1 3 का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं 1 1 3 1 से. ये तो हो गया मेरा डिजिट और ये हो गया मेरा फ्रीक्वेंसी. So one is digit and other is frequency. जैसे फॉर एग्जांपल आपको 133 किसी को एक्सप्लेन करना होता लिखने के लिए,
तो आप क्या कहते हैं, 1 को लिखो 1 बारी और 3 को लिखो 2 बारी। आई होप अब आपको क्लियर होना चाहिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। तो इसका डिस्क्रिप्शन उसने इस सीरीज में, इस टर्म में दिया है कि 1 को 1 बारी लिखना है। अब यदि मैं किसी को 11 लिखना सिखाऊंगा तो मैं कहूंगा डिजिट तो 1 है, बट कितनी बारी अकर कर रहा है, 2 बारी, तो 1 का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा 2 1 2। अब 1 का डिस्क्रिप्शन यहां लिखता हूं मैं, वो कहेगा 1 डिजिट को एक बारी लिखो और 2 डिजिट को भी एक बारी लिखो। अब देखिए ये यहां पे आ रहा है। अब सपोज मुझे ये एक्सप्लेन करना है, किसी को लिखना सिखाना है, तो मैं कहूंगा 1 को लिख 2 बारी, 2 को लिख एक बारी और फिर 1 को लिख एक बारी। आप देखिए यही मैंने यहाँ पे लिखा। इट्स सच एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। ओके, इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी सीरीज, इट्स नॉट लाइकली यू विल गेट दिस इन ऑर्डिनरी बुक्स। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज एंड आई होप नाउ यू नो हाउ टू डील विद इट। अब सपोज मुझे किसी को ये लिखना सिखाना है, इतना बड़ा नंबर, तो मैं क्या कहूंगा, पहले डिजिट 1 उठा, उसे एक बारी लिख, फिर डिजिट 2 उठा, उसे 2 बारी लिख, फिर डिजिट 1 उठा, उसे 3 बारी लिख। आप देखिए यही मेरा नंबर यहां आ रहा है। And as said in the last class, all these examples are meaningful and useful for your placement examinations also, like जो जॉब के लिए जब आप देते हैं तो इट मीन्स अब इसको लिखना इज नॉट टफ फॉर मी। 1 को लिखना है 2 बारी, 2 को लिखना है 2 बारी, 1 को लिखना है 1 बारी, 3 को लिखना है 1 बारी। So that should be my answer for this particular series. So this should be my answer. 1 is occurring 2 times, 2 is occurring 2 times, then 1 is occurring once, and then 3 is occurring once. किसी को भी कोई डाउट है, anybody wants me to explain it again, please let me know in the chat box. So take learning is a fun, you know, इसे enjoy कीजिए। किसी को भी डाउट है पूछिए प्लीज। Anybody having any doubt, just ask me. Pradeep, you got it? Or you want me to repeat it? Okay. Anybody else? तो इससे क्या एक थॉट हमारी और डेवलप हो गई कि एग्जामिनर इस तरीके से भी लिख सकता है। अभी तक तो हम सोचा करते थे कि खाली मल्टीप्लाई होगा, एडिशन होगा, समथिंग लाइक दैट, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब सीरीज एग्जामिनर इस तरीके से भी लिख सकता है। लाइक जैसे मैं एक बहुत ऑर्डिनरी सीरीज बनाता हूँ, जो ऑर्डिनरी, जो एक्चुअली ऑर्डिनरी है, जिस तरह की सीरीज करने की ज्यादातर स्टूडेंट्स को आदत होती है। सपोज उसने लिखा 2 3 3 5 10, सपोज ये लिखा एंड देन अ टर्म इज मिसिंग, ये एक ऑर्डिनरी टाइप की सीरीज है। तो मैं इसे सॉल्व कर देता हूं। यहाँ पे मैंने +1 करा, यहाँ पे मैंने क्रॉस 1 करा, यहाँ पे मैंने +2 करा, यहाँ पे मैंने क्रॉस 3 करा, यहाँ पे मैं +3 करूंगा। इस तरह की सीरीज की नॉर्मली हम लोगों को आदत है और हमें बुक्स में मिलती है। सो आई विल कंसीडर दिस एज एन ऑर्डिनरी सीरीज। इट्स अ वेरी ऑर्डिनरी सीरीज। तो नॉर्मली हमें इस तरह की सीरीज की आदत होती है, बट हम यहाँ पे डेवलप करेंगे और तरह की सीरीज भी, और उन्हें सीखेंगे जिनसे हम एग्जामिनेशंस में कर सकें। लास्ट क्लास में भी हमने कुछ सीरीज करी थी जिन्हें आंसर नहीं दे पाए थे स्टूडेंट्स। तो दिस इज एन ऑर्डिनरी वन जो अभी बोर्ड पे लिखी हुई है, बट जो पहले वाली वन, पहले तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। बहुत ऑर्डिनरी सी प्रॉब्लम पूछते हैं, आई एक्सपेक्ट यू विल बी एबल टू डू इट। यू कॉल इट मैथमेटिक्स और यू कॉल इट लॉजिक। 8th 9th में भी हम लोग इस तरह के एग्जाम्पल्स करा करते थे। पहले लेक्चर में मैंने पूछा था कि 40 मैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 45 days, देन 20 मैन विल डू दैट वर्क इन हाउ मेनी डेज। और जैसे कि फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि आई एम मिक्सिंग ऑल दिस इन फर्स्ट 1-2 क्लासेस। नेक्स्ट क्लास विल बी स्पेसिफिकली ऑन सेट थ्योरी। जो मेरा थर्ड ऑनलाइन लेक्चर होगा, दिल स्पेसिफिकली बी ऑन सेट थ्योरी, होल ऑफ द मैथमेटिक्स, बट आई विल इंक्लूड सम लॉजिक आल्सो, एंड मोरओवर सेट थ्योरी विल बी टॉट यूजिंग लॉजिक इटसेल्फ along with lot of practice exercises and examples. तो सपोज मेरे पास 5 बिल्लियां हैं, 5 cat eat 5 rats in 5 days। इस तरह के एग्जाम्पल्स आते हैं आपके यहाँ इन 5 days। 5 बिल्लियां 5 चूहों को 5 दिन में खाती हैं, तो 4 बिल्लियां 4 चूहों को कितने दिन में खाएंगी। सपोज ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल आ जाता है, 4 बिल्लियां 4 चूहों को कितने दिन में खाएंगी, एंड आई एम गिविंग यू ओनली 2 ऑप्शंस, 4 and 5। 5 बिल्लियां 5 चूहों को 5 दिन में खाती हैं, तो 4 बिल्लियां 4 चूहों को कितने दिन में खाएंगी। वेरी ऑर्डिनरी, बट इट इज अ मैथमेटिकल एग्जाम्पल। यूनिटरी मेथड से ये एग्जाम्पल है, जिससे वो 40 मैन डूइंग वर्क इन 45 days टाइप का सिचुएशन था। तो इसके जो मैथमेटिकल मेथड्स हैं वो तो हम सब सीखेंगे ही, बट अभी आज की क्लास में हम कॉमन सेंस से इसे आंसर करना चाह रहे हैं कि हाउ कैन यू आंसर इट यूजिंग कॉमन सेंस। कि इसे ऑब्जर्व कीजिए, डायरेक्टली आंसर लिखिए, एंड
देन आई विल सी कि आप में से कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं, कितने नहीं दे पाते हैं। करिए फटाफट करिए। 5 बिल्लियां 5 चूहों को 5 दिन में खाती हैं। 5 cats eat 5 rats in 5 days. Then 4 cats will eat 4 rats in how many days? I've given you 50% chances. कोई भी आप, I have given you just 2 choices. तो जो भी choice आप उठाते हैं, you have 50% chances of being correct and 50% chances of being incorrect. दीजिए आंसर दीजिए। And again, not much of mathematics is there, just an observation. One student has given 5, one has given 4. So let me see what others are doing. करिए ट्राई कीजिए। ट्राई टू बी स्लाइटली फास्ट। जल्दी कोई नहीं है, बट आई वांट आपके रिफ्लेक्सेस धीरे धीरे फास्ट होते जाएं। अनदर आंसर। So I'll wait for 2-3 more answers and then I'll start explaining it in the logical way. So give me just one more answer so that I can proceed with my solution. और इंटेलिजेंट गेसिंग कीजिए। यदि 2 चॉइसेस में, तो यदि हमें एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता तो हम स्टूडेंट को रिकमेंड करते हैं, सजेस्ट करते हैं, गो फॉर इंटेलिजेंट गेसिंग। गेसिंग हमें जब नहीं करनी चाहिए जब चारों चॉइस में से हमें आइडिया नहीं है कि कौन सी चॉइस एलिमिनेट हो सकती है। बट सपोज एग्जाम में किसी क्वेश्चन में 4 चॉइस हैं और उनमें से 2 चॉइस आप इंटेलिजेंटली एलिमिनेट कर लेते हैं, आप कंफर्म है कि वो 2 चॉइस नहीं हो सकती हैं, and then and this situation is there when you are not able to solve it mathematically or logically. तो 2 चॉइस आपने एलिमिनेट कर दी कि वो नहीं हो सकती हैं, then you must always go for guessing. बट यदि एलिमिनेशन आप नहीं कर पा रहे हैं चॉइसेस का, चॉइसेस 3 या 4 हैं, then you should not go for guessing. Statistical data analysis shows that उस केस में हमेशा नुकसान होता है because there is a negative marking. तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब जब हम लॉजिक में हम करते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 5 आदमी 5 यूनिट वर्क को 5 दिन में करते हैं, वर्क इन 5 days, then 4 men 4 units of work in how many days? तो एक कैट और रैट खाली सिंबॉलिक है, कैट और रैट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पे। इस तरह की सिमिलर सिचुएशन हम कहीं भी बना सकते हैं लैंग्वेज को चेंज करके। अब भाई देखिए, यदि 5 बिल्लियां 5 चूहों को काटती हैं तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में एक कैट को एक रैट एलोकेट होती है, मतलब एक कैट को एक रैट ईट करनी है। एक्चुअली 1 cat has to eat 1 rat. इसमें ऐसा नहीं होता कि कोई बिल्ली ज्यादा खाएगी कोई बिल्ली कम खाएगी। इट्स ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। 1 cat is getting 1 rat and एक कैट एक रैट पे कितने डेज डिवोट कर रही है? 5 days डिवोट कर रही है। तो जब हम पे 4 कैट और 4 रैट की सिचुएशन है, तब भी एक कैट को एक ही रैट मिल रही है, और हम सब जानते हैं कि एक कैट एक रैट पे 5 days इन्वेस्ट कर रही थी या स्पेंड कर रही थी। तो आंसर अल्टीमेटली क्या होना चाहिए? 5 days होना चाहिए, विदाउट यूजिंग मच ऑफ द मैथमेटिकल फॉर्मूलास। 5 बिल्ली हैं 5 चूहे हैं, एक बिल्ली को एक चूहा मिला, और एक बिल्ली एक चूहे के खाने में 5 दिन लगा देती है। तो नीचे सिचुएशन है 4 बिल्ली 4 चूहे, तो ऑब्वियसली एक बिल्ली को एक चूहा मिला, तो अब भी उसे 5 दिन लगेंगे। बट प्रॉब्लम को हम ट्रिकी बना सकते थे। 5 cats eat 5 rats eating 5 hours a day. अब हम रोज के वर्किंग आवर्स दे रहे हैं, eating 5 hours a day in 5 days. Then 4 cats eat 4 rats eating 4 hours a day. Eating 4 hours a day in how many days? Suppose ये situation आ जाती है, 5 cats eat 5 rats eating 5 hours a day in 5 days. Then 4 cats eat 4 rats eating 4 hours a day in how many days? I'll give you 4 choices in this case. A is 4, B is 5, C is more than 4 days, and D is more than 5 days. These are the choices. 4, 5, more than 4 and more than 5. करिए ट्राई कीजिए। तो अब हमने इसमें वर्किंग आवर्स भी डाल दिए हैं काउंटिंग के साथ साथ। करिए प्लीज। So 5 cats eat 5 rats eating 5 hours a day in 5 days. Then 4 cats eat 4 rats eating 4 hours a day in how many days? और यदि हम मैन और वर्क वाले पे इसे रिड्यूस करते तो हम बोल देते 5 आदमी 5 यूनिट वर्क को 5 घंटे रोज काम करके 5 दिन में खत्म कर पाते हैं। तो
4 यूनिट वर्क को 4 घंटे रोज काम करके कितने दिन में खत्म कर पाएंगे। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि कैट हो या मैन हो या रैट हो या यूनिट वर्क हो, दीज आर ऑल सिंबॉलिक, कि हमने खाली एक रेफरेंस देने के लिए इन्हें यूज करा है। चलिए आंसर देना शुरू कीजिए प्लीज, गिव मी द आंसर। So somebody is saying more than 5. और लोग भी ट्राई कीजिए, अदर शुड ऑल्सो ट्राई। सिमिलर लॉजिक यूज कीजिए जिस तरीके से अभी पिछली प्रॉब्लम में सिखाया गया था। चलिए मैं आंसर देता हूं। अगेन सिचुएशन इज द सेम, वन कैट is getting one rat, one cat is getting one rat, और एक कैट एक रैट पे 5 दिन लगाती है, 5 डेज लगाती है, बट हर दिन उसे काम करना होता है 5 घंटे, वर्किंग 5 hours एवरी डे। ओके, तो जब 4 कैट 4 रैट हैं तब भी एक कैट को एक रैट मिला, बट अब वर्किंग आवर्स हैं 4 hours। तो यदि एक कैट एक रैट पे 5 घंटे रोज इन्वेस्ट करती है तो वो 5 दिन में उसे खत्म कर पाती है, खा पाती है, बट अब एक कैट एक रैट पे खाली 4 घंटे रोज इन्वेस्ट कर रही है, मतलब वर्किंग आवर्स कम हो गए। अब वो कम टाइम रोज इन्वेस्ट कर रही है तो ऑब्वियसली उसे कम दिन तो लगेंगे नहीं, उसे ज्यादा दिन लगेंगे, तो आंसर हैज टू बी मोर देन 5। गॉट इट? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? जस्ट आस्क मी। एक कैट है एक रैट है, पहले एक कैट एक रैट पे रोज 5 घंटे काम करती थी, तब वो 5 दिन में उसे खत्म कर पा रही थी। अब एक कैट को एक रैट मिल रही है, सिचुएशन वही है, बट अब वर्किंग आवर्स रिड्यूस कर दिए गए हैं। नाउ कैट इज इन्वेस्टिंग जस्ट 4 hours a day on a rat, then obviously time taken would be more, days taken would be more, so answer has to be more than 5. किसी को भी कोई कंफ्यूजन है? आस्क मी, प्लीज आस्क मी इन द चैट बॉक्स। And after that, I'll take up one problem from matrices and determinants. Last class में मैंने सेट थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा था और मैट्रिक्स भी बताया था। इट इज द स्ट्रक्चर डाटा। सेट इज ए रॉ डाटा, सिंपल लैंग्वेज में हम ये भी कह सकते थे, set is raw data, means it's just collected, it is raw data, whereas matrix is structured data. So it is structured data. So somebody wants to join. Okay. So ये स्ट्रक्चर डाटा हो गया, सेट रॉ डाटा हो गया। तो मैट्रिसेस पे और लास्ट टाइम मैंने बताया भी था, फिर भी जो लोग उस क्लास में नहीं थे, हम इस तरह लिखते हैं A11, A12, A21, A22, इस तरह से हम लिखते हैं। तो ये सिग्निफाई करता है, ये जो इंडेक्स है इसका सिग्निफाई करता है कि सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसलिए हमने 2 करा। इंडेक्स है इसका सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, सो इट जस्ट मूव्स लाइक दिस। ओके, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं और आपको याद होगा, यदि आप पे एक मैट्रिक्स है ये 1 2 3 4 और आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना हो 1 2 3 4, हम अपनी क्लासेस में तो बाद में करेंगे, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर होता है आपका इनका डिफरेंस 1 into 4 minus 2 into 3, so that is 4 minus 6, that is minus 2। और डिटर्मिनेंट खाली स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। Square means it is a 2 by 2 matrix, 2 rows 2 columns, so formation is like a square. So I'm not assuming that everybody knows these concepts, that's why I'm doing these in details, like basics से मैं इसे कर रहा हूँ और ऐसे ही हम क्लासेस में भी करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन शुरू में करके बेसिक बिल्कुल। तो डिटर्मिनेंट जो है खाली स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। ओके, सो डिटर्मिनेंट इज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली, एंड डिटर्मिनेंट इज बेसिकली ए नंबर, इट इज ए वैल्यू। तो अब मैं इतने कॉन्सेप्ट के बाद एक एग्जाम्पल कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। और यदि किसी मैट्रिक्स में हर एंट्री 0 हो तो हम इसे नल मैट्रिक्स कहते हैं। मैं बेस बना रहा हूं अपने अगले क्वेश्चन का, सो हम वी कॉल इट जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स। तो अब एक एग्जांपल लिखते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है, केयरफुली आंसर कीजिएगा, एक्चुअल एग्जांपल है। ओके, आपको 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स गिवन है एग्जामिनेशन में, ए इज ए नॉन नल मैट्रिक्स, बी इज ए नॉन नल मैट्रिक्स, but their product is a null matrix. Their product is a null matrix. Okay.
आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहली चॉइस है ए का डिटर्मिनेंट 0 होगा, दूसरी चॉइस है बी का डिटर्मिनेंट 0 होगा, तीसरी चॉइस है ए का डिटर्मिनेंट 0 होगा या बी का डिटर्मिनेंट 0 होगा। एनी वन ऑफ दीज विल डू। और आखिरी चॉइस है कि दोनों का डिटर्मिनेंट हर हालत में 0 होना जरूरी है। दोनों का डिटर्मिनेंट हर हालत में 0 होना जरूरी है। दिस इज अगेन एन एक्चुअल प्रॉब्लम। दो नॉन जीरो मैट्रिक्स कही गई हैं। यदि हम डिटर्मिनेंट्स पे देखें, तो जिस भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है, जस्ट फॉर द रिवीजन से, दिस इज कॉल्ड ए सिंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर। तो ऐसे टर्म्स हम बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो स्ट्रेंथन हो जाएगा। बट यदि किसी का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो हम इस मैट्रिक्स को बोलते हैं नॉन सिंगुलर। और आपको में से ज्यादातर को याद होगा, नहीं भी याद है तो ध्यान रखिएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस आर इनवर्टिबल। तो जब भी आप कोई चीज पढ़ते हैं ना, उसे कीप ऑन रिवाइजिंग द रिलेटेड कंसेप्ट्स। एंट्रेंस है ना, जिससे एकदम स्ट्राइक करे। इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है? यदि हम पे एक मैट्रिक्स ए है और एक और मैट्रिक्स बी आ जाए, यदि इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यदि मैं 2x2 में लिखता हूं तो ये होती है 1 0 0 1। डायगोनल्स पे 1 होता है और सब जगह 0 होता है। तब हम इसमें केस में कहते हैं बी इज ए इनवर्स। तो ये सारी बेसिक रेफरेंस है जो मैं आपको साथ साथ दे रहा हूं, जिससे रिवीजन हो सके। अब आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जो क्वेश्चन मैंने दिया है। ये भी ठीक है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही इन्वर्टिबल होती है। इनवर्स निकलने के लिए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना जरूरी होता है। तो इन चार चॉइसेस में से ए बी सी डी में से गिव मी दी राइट चॉइस। ट्राई कीजिए फटाफट। और जितने एग्जांपल्स हम कर रहे हैं, दीज आर ऑल एक्चुअल एग्जांपल्स इन फैक्ट। और क्लासेस में भी ज्यादातर काफी एग्जांपल्स हम एक्चुअल करते हैं और फिर उन्हीं से रिलेटेड एग्जांपल्स है, जिस तरह के एग्जांपल्स प्रोबेबल होते हैं आने के लिए। जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में कहा कि वील गिव यू ए सेलेक्टेड लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स which are most probable to be there in the entrance examination. करिए इसे सॉल्व करिए। इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। मे बी सम पीपल गिव मी द रॉन्ग आंसर, बट मे बी सम गिव मी द राइट आंसर। चलिए आपके लिए इजी कर देते हैं। 50% चांसेस बना देते हैं। पहली चॉइस गलत, दूसरी चॉइस गलत। आप सी और डी में से चूज कीजिए। आई एम मेकिंग इट इजियर फॉर यू। 50-50% चांसेस है। सी और डी में फर्क क्या है कि सी में फ्लेक्सिबिलिटी है कि एक भी डिटर्मिनेंट 0 हो तो काम चल जाएगा, बट डी में रिजिडिटी है, मतलब दोनों डिटर्मिनेंट्स को 0 होना जरूरी है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सी चॉइस एंड डी चॉइस। सो चूज वन आउट ऑफ दीज टू। So two people have answered it and both have taken C as the choice. So some more people should give me the answer so that I can work on it. Another answer, that's again C. और इस प्रॉब्लम को हार्डली हम 10 से 20 सेकंड्स में एग्जाम में कर सकते हैं। 1 मिनट का टाइम मिलता है। बट कुछ प्रॉब्लम्स में हमें टाइम सेव करना होता है, जिससे हम उस टाइम को वहां इन्वेस्ट कर सकें जहां पे टाइम ज्यादा लग सकता है। तो ये उसी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती थी जो 10 से 20 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। करिए, सॉल्व कीजिए। अभी तक 3 स्टूडेंट्स ने आंसर दिए हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें और भी ट्राई करना चाहिए। और जितने बेसिक्स आपको चाहिए वो मैं यहाँ बता चुका हूँ आपको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड। सो वेटिंग जस्ट फॉर 1 more minute एंड देन आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम। ए नॉन जीरो मैट्रिक्स है, बी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, बट उन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। तो हमें ये देखना है कि दोनों का डिटर्मिनेंट 0 होना जरूरी है, दोनों का सिंगुलर होना जरूरी है, या एक सिंगुलर एक नॉन सिंगुलर भी हो सकता है। ओके, आई एम डूइंग इट नाउ।
जितने भी आंसर्स आए हैं सबने सी चॉइस को ऑप्ट करा है, बट आई मस्ट टेल यू सी इज रॉन्ग एंड डी इज राइट। आई विल एक्सप्लेन व्हाई। इस क्वेश्चन को मेजॉरिटी, अब तक जितनी बारी भी ये क्वेश्चन आया है, मेजॉरिटी आंसर देती है सी चॉइस, बिकॉज सी, ये बना ही क्वेश्चन इसलिए कि लोग सी चॉइस को ऑप्ट करें, बट आंसर डी चॉइस है। मैं करके दिखाता हूं आप लोगों को। ये मेरे पास आई एम हैविंग दिस, ओके, इसमें से मैंने इस पोर्शन को उठा लिया, ए बी है 0, नल मैट्रिक्स है, दोनों तरफ मैंने इसका डिटर्मिनेंट ले लिया। अब यदि दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का हम डिटर्मिनेंट लें तो उनका अलग अलग डिटर्मिनेंट लेके मल्टीप्लाई करें तो भी चलता है। तो हम इसे सिंपली बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स, और नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0 होता है। अब डिटर्मिनेंट्स होती हैं, जब भी वैल्यूज का 0 हो तो दोनों का 0 होना जरूरी नहीं है, किसी एक के 0 होने से भी काम चल सकता है, किसी एक के 0 होने से भी काम चल सकता है। सो दैट इज व्हाट वी गेट हियर, ओके। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ बी 0। अब आप में से जिन लोगों ने सी चॉइस आंसर दिया होगा उन्हें लग रहा होगा कि सर अभी तो सी चॉइस गलत बता रहे थे, अब खुद भी सी चॉइस निकाल रहे हैं। मैं आपको खाली हिंट दे रहा हूं कि क्या गलती आपने करी है। आपने ऐसे आंसर निकाला और आपने सी चॉइस को ऑप्ट कर लिया, बट आप सबके सब इसको भूल गए कि व्हाई एग्जामिनर हैज गिवन दिस कंडीशन दैट ए इज टू बी ए नल मैट्रिक्स एंड बी टू बी ए नल मैट्रिक्स। तो यहां से डाउट शुरू होता है। तो सी चॉइस यदि आनी थी तब तो इन दोनों मैट्रिसेस को नॉन जीरो होना जरूरी नहीं था। तो व्हाई एग्जामिनर हैज गिवन दिस कंडीशन टू अस। तो इसी तरह से एग्जामिनेशन में हमें डाउट आना शुरू होता है, और यदि हम नहीं भी सॉल्व कर पाते तो उसके बेसिस पे हम आंसर कर लेते हैं कि सी चॉइस मुझे दिखा रही थी कि पूरी प्रॉब्लम यूज नहीं हो रही है, तो मुझे इमीडिएटली डाउट आएगा यार सी कैन नॉट बी द आंसर, और यदि मुझे सी एंड डी में से चूज करना है देन ऑब्वियसली आई विल गो फॉर डी इन द एंट्रेंसेस। दैट शुड बी योर अप्रोच आल्सो। बट अभी मैं इसे मैथमेटिकली भी जस्टिफाई करूंगा पूरी तरीके से कि सी क्यों गलत है और डी क्यों सही है। बट मेरे ख्याल से आइडिया तो आपको लग गया होगा कि सी ने सारी इंफॉर्मेशन यूज नहीं करी है, तो सी का आंसर आना अनसर्टेन है, लाइक वीक लॉजिक है। तो अब एक्चुअली हो क्या रहा है, मैं दोबारा से इस प्रॉब्लम को नीचे लिख रहा हूं। उसने ए मुझे दिया नॉन जीरो, बी मुझे दिया नॉन जीरो, एंड ए बी का प्रोडक्ट उसने मुझे दिया 0। जैसे फर्स्ट क्लास में मैंने अजम्पशन कॉन्ट्रडिक्शन आपको बताया था, सेम लॉजिक आई विल यूज इट। आई विल एज्यूम दैट choice C is correct. Suppose I assume this. Choice C is correct. मैंने ये assumption कर ली कि choice C is correct. Choice C is correct मतलब determinant of A 0 है या फिर determinant of B 0 है। ये choice मैंने accept कर ली। तो इसका मतलब मैं चाहूं तो मैं इसमें से एक determinant को नॉन जीरो भी ले सकता हूं। इसको मैं 0 ले लूं और determinant इसको 0 ले लूं और इसको नॉन जीरो ले लूं, तो एक ही सिचुएशन बनी है। क्योंकि पहले वाली ने मेरे को ये कहा था कि आप एक डिटर्मिनेंट को 0 भी ले सकते हैं, उससे काम चल जाएगा। तो मैंने एक डिटर्मिनेंट को 0 ले लिया, एक को नॉन जीरो ले लिया। और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर बताया था आपको, जो भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है, और जो भी नॉन सिंगुलर है वो इनवर्टिबल है। ओके, ये मैं बता चुका हूं आपको। तो इसका मतलब बी इनवर्स एक्सिस्ट। और यदि बी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो यूज होगा। इसको उठा के मैं इसमें यूज करूंगा, दोनों तरफ मैं बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसे। अब मुझे सबको याद होना चाहिए, बट यदि याद नहीं है तो b इंटू बी इनवर्स इज आइडेंटिटी। अभी अभी ऊपर बता के चुका हूं मैं यहाँ पे, ठीक है ना। ए बी इज इक्वल टू आई, यही बताया था, तब भी ए का इनवर्स होता है। तो b इंटू बी इज आइडेंटिटी, तो इसका मतलब अल्टीमेटली ये मेरा रिड्यूस हो गया a इज इक्वल टू 0। बट अब खुद देखिए, दिस इज इन कॉन्ट्राडिक्शन टू दिस। तो जो मैंने अजम्पशन करी कि मेरी सी चॉइस है, उसने मुझे कॉन्ट्राडिक्शन दे दिया मेरी बेसिक प्रॉब्लम पे। It means my assumption leads to a contradiction and hence that is not a valid assumption. क्लास 1 में भी एक प्रॉब्लम इसी तरह से करी गई थी, वो अमन, भरत, रोहित वाली जो थी, ABCD 4 सस्पेक्ट्स ऑफ ए क्राइम मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो थी, उसमें मैंने आपको assumption contradiction सिखाया था। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि खाली लॉजिक में ही नहीं, मैथ्स में भी हम उस अप्रोच को अडॉप्ट कर सकते। ठीक हो गया सब लोगों को? तो मेरी assumption की C चॉइस करेक्ट है leads to a contradiction and hence it is not a valid assumption, और C वैलिड नहीं है तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी D। किसी को भी आप में से डाउट है प्लीज आस्क मी। यदि किसी को कोई कंफ्यूजन है, क्लियर नहीं हुआ है, तो प्लीज आस्क मी सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन।
और यदि क्लियर है तो शो कीजिए कि हाँ क्लियर है। ठीक है, और भी कोई? आप लोगों ने जिन्होंने सी चॉइस दी थी आंसर में, अब उन्हें क्लियर हो गया कि सी चॉइस क्यों गलत है? रिस्पॉन्ड सम ऑफ यू। सोनी, सृष्टि, पीयूष, रितिका। सो रिस्पॉन्ड। ओके, गुड। सो ये अप्रोच अडॉप्ट करेंगे, ठीक है ना? सो assumption contradiction is not just limited to logic. It can be used in maths, it can be used in computers, and we'll keep on using this whole of the year. चलिए एक नया कॉन्सेप्ट सिखाते हैं आप लोगों को। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सारे साल हम उसे यूज करेंगे, मैथ्स में भी और लॉजिक में भी। शुरू की क्लासेस का पर्पस ये है कि हम वो टूल्स इकट्ठे कर ले जिन टूल्स को हम सारे साल यूज करेंगे टू सेव अवर टाइम। ठीक है ना? टूल्स कह लीजिए, शॉर्टकट्स कह लीजिए, रिसोर्सेज कह लीजिए। एक स्टेटमेंट होती है कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ पी देन क्यू। इसे हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट कहते रहे हैं हमेशा से, कंप्यूटर्स में भी यूज करते हैं और वैसे भी हम यूज करते हैं। जैसे आप कई बार बोलते हैं ना, जैसे घर वाले बोलते हैं यदि मेहनत करोगे तो सेलेक्ट हो जाओगे, इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल बी सेलेक्टेड, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो हर चीज में हमने कंडीशन डाली भी होती है दैट इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल बी सेलेक्टेड, इफ यू आर इंटेलिजेंट देन यू विल बी सेलेक्टेड, इफ यू आर स्मार्ट देन यू विल बी सेलेक्टेड, इस तरह की चीज। ओके, तो उसी कंडीशनल स्टेटमेंट को आज हम समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इसकी वाइड एप्लीकेशन है हमारे लिए। यहाँ भी पी और क्यू खाली सिंबल्स की तरह हम यूज करते हैं। और आप में से जिन लोगों ने थोड़ा बहुत कंप्यूटर्स कर रखा है, इन्हें हम प्रोपोजिशंस कहते हैं वैसे। Okay, somebody wants to join. Okay, so we call these propositions or we call these propositional logic also. So अभी उन टर्मिनोलॉजी पे मैं नहीं जा रहा हूँ। I do not want to make it like कि किसी पर्टिकुलर के लिए को टॉपिक के लिए है ये, मैं इसे खाली जनरलाइज करके कर रहा हूँ कि इट इज ए प्रोपोजिशनल लॉजिक, इफ पी देन क्यू। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस स्टेटमेंट को बहुत सारी तरीके से प्रेजेंट करूंगा। आई विल बी प्रेजेंटिंग इट इन ए मैनी लार्ज नंबर ऑफ वेज। दो चॉइस मैं आपको दूंगा और आपको मुझे बताना है इसमें से कौन सी चॉइस सही है। ये हमारी अंडरलाइंग स्टेटमेंट, दिस इज अंडरलाइंग स्टेटमेंट, मतलब ये हमारी बेस है हमारा, इसी के बेसिस पे हम सब कुछ करेंगे। दिस इज अवर अंडरलाइंग स्टेटमेंट। और मेरे ख्याल से आप में से सब लोग स्टेटमेंट का मीनिंग जानते होंगे। हम यूज करते हैं जनरल लैंग्वेज में स्टेटमेंट यूज करते हैं वर्ड, बट स्टेटमेंट का मतलब होता है समथिंग विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, समथिंग विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। लिखते जाइए साथ साथ। और ये अप्रोच हम अडॉप्ट करेंगे, जैसे आप सर्च इंजन में गूगल पे कुछ भी सर्च डालते हैं तो उससे रिलेटेड वो सारी चीजें डाल देता है। तो अब जैसे हमारे सामने स्टेटमेंट आया तो हमने एक सेकंड में उसे भी रिवाइज कर लिया, अपने कॉन्सेप्ट को सोच लिया कि स्टेटमेंट होती क्या है, जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो। और ट्रू और फॉल्स अब कहां पे यूज करते हैं? ट्रुथ टेबल्स बनाने में। मैं ये नहीं कह रहा आपको सब कुछ आना चाहिए, मैं खाली आपको रेफरेंसेस दे रहा हूं कि सब कुछ रिलेटेड है, एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। तो स्टेटमेंट वर्ड आया, हमने गूगल की तरह सर्च कर लिया, ओके इट इज समथिंग व्हिच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, बट वेयर डू वी यूज समथिंग आइदर ट्रू और फॉल्स? व्हेन वी ड्रॉ द ट्रुथ टेबल्स। तो बहुत सारे हम ट्रुथ टेबल्स बनाते हैं, जैसे आप में से कुछ लोगों को याद होगा, पी लिखा, क्यू लिखा, पी और क्यू, ये और गेट है, दिस इज कॉल्ड और। ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं? ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, मुझे लगता है याद आ रहा होगा आप लोगों को, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। ये हम 11th-12th में भी करा करते थे। ट्रुथ टेबल्स ऐसे बनती हैं। और इज ए वेरी सिंपल मीनिंग। और का मतलब ये हो गया कि यदि दोनों में से एक भी ट्रू है तो आपका आउटपुट ट्रू होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे ट्रू और ट्रू इज ट्रू, ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, फॉल्स और ट्रू इज ट्रू, फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स। तो ये ट्रुथ टेबल कहलाती है। ये आपका इनपुट है, दिस इज योर इनपुट and this is your output. This is called truth table. Although I'm not using it just now, but I'm just revising it with you कि ऐसे truth table भी होती है कुछ। ठीक हो गया ना? जैसे और गेट होता है, इसी तरह एंड भी होता है, पी एंड क्यू, ये एंड होता है। जो मिल रहा हो वो सब ग्रास्प कर लेना चाहिए। इट शुड बी लाइक ए भंडारा, की जो मिल रहा है लेते जाओ। इसको आपको याद होना चाहिए, नहीं भी पता है तो आप देख लीजिए, नेगेशन और नॉट। तो बहुत सारे सिंबल्स हम यूज करते हैं, और एंड, नॉट। और यदि हम सेट थ्योरी से रिलेट करें तो नेगेशन इज नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट।
and is nothing but intersection. तो as such everything is related. It is intersection. Or is nothing but union. तो आप उसे discrete mathematics बोलिए, propositional logic बोलिए, computers mathematics बोलिए, या आप उसे set theory बोलिए. That is one and the same thing. Not much difference in these things. Okay? तो मैं अपनी original problem पे वापस आ जाता हूँ, if P then Q पे. So coming back to my original problem, if P then Q. मैं दो डायग्राम बनाऊंगा. I'll suggest कि everybody should participate. ये P है और ये Q है, और दूसरा है ये Q और ये P. आपको बताना है कि मेरा ऊपर वाली स्टेटमेंट if P then Q इन दोनों में से किस डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये अपने आप में क्वेश्चंस भी आते हैं, अदरवाइज हम इन्हें यूज कर लेते हैं इस लॉजिक को. और मैं अभी मैथमेटिक्स में भी इसे अप्लाई करवा के आपको दिखाऊंगा कैसे हम इसे, बट अभी मैं बहुत सारा मैथमेटिक्स नहीं कर रहा हूँ कि वो एडवांस ना हो जाए सबके लिए. पहले मुझे बेस बना प्रॉपर. फिर इसको आंसर करना शुरू कीजिए. दो आंसर्स आ चुके हैं मेरे पास. आई एम हैप्पी कि सम स्टूडेंट्स आर रियली इंटरेस्टेड इन आंसरिंग और रिस्पॉन्डिंग विदाउट फियरिंग वेदर इट इज रॉन्ग और राइट. क्योंकि अब स्टूडेंट है, मैं टीचर हूं, तो गलत और सही से तो आपको परेशानी होनी नहीं चाहिए जब तक मुझे परेशानी नहीं है. If I'm asking you just to answer whether it's a wrong or right, तो आपको आंसर देना चाहिए. और कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि आंसर गलत आएगा या सही आएगा. You have come here to learn from us. So it is our task to train you so that in future you're not able, you are answering correctly. करिए और आंसर कीजिए दो तीन लोग, फिर आगे चलते हैं. If P then Q. यदि P है तो Q होना चाहिए सिंपल लैंग्वेज में. अभी तक 1 2 3 4 B हैं, 2 A हैं. 50-50% चांसेस है. और अभी सोचिए जो भी हम कुछ भी किसी क्लास में कर रहे हैं ना, सब हमारा आखिर तक यूज होना है. धीरे धीरे से डेवलप करते चले जाएंगे, इनकलकेट हो जाएगा और ये अपने आप यूज होगा. और नॉलेज का फ्लो भी वैसे होना चाहिए. इट्स अगेन ए जोक. नॉलेज का फ्लो भी वैसे होना चाहिए जैसे गाली का फ्लो होता है. जैसे आप सोचते नहीं ना जब कुछ आप किसी को गाली दे रहे होते, सेम शुड बी अ फ्लो ऑफ नॉलेज. नॉलेज शुड बी इंस्टेंटेनियस एंड स्पॉन्टेनियस. आप गुस्से में कुछ भी आपके मुंह से अपने आप निकलता है बिना सोचे, तो सेम शुड बी द फ्लो ऑफ नॉलेज. अपने आप नॉलेज बाहर आनी चाहिए, और वो जब भी आएगी जब वो आपके अंदर डेवलप्ड है. चलिए देखते हैं. मेजॉरिटी इज गिविंग बी, सो आई एम गोइंग बैक टू दिस. अब it is I won't say it is an ordinary problem. It's a good problem, but फिर भी काफी लोगों के आंसर इसमें गलत आए हैं. तो चेक करते हैं कि क्या होगा. अपने फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था लॉजिक में लॉजिक रॉन्ग या राइट नहीं होता. लॉजिक या तो स्ट्रांग होता है या वीक होता है. ओके. वीक लॉजिक वो जिसपे डाउट ज्यादा उठे, जिसमें कंफ्यूजन ज्यादा, और स्ट्रांग लॉजिक वो जिसपे कम से कम डाउट उठे. So logic is my thought, and thought can never be wrong. It may be weak, it may be strong. I expressed this in my first lecture. Strong कौन सा लॉजिक होता है जिसमें मस्ट टाइप के इंग्लिश के वर्ड आते हैं यदि हम सेंटेंस बनाएं तो. और वीक कौन सा लॉजिक होता है जिसमें मे और मे नॉट बी टाइप के वर्ड आए. मे और मे नॉट बी. मे और मे नॉट बी का मतलब है इट इज जस्ट वन ऑप्शन. देयर मे बी अदर ऑप्शंस आल्सो. इट्स वन पॉसिबिलिटी, देयर मे बी अदर पॉसिबिलिटीज आल्सो. तो इसलिए जिसमें भी, जैसे हम कहते हैं he must be an intelligent guy, means I'm very sure about it. But if I say he may or may not be intelligent, means I have my doubts. कि मुझे इतना कंफर्म नहीं है कि वो बंदा सचमुच में इंटेलिजेंट है. ठीक है ना. तो जहां पे कंफ्यूजन है वो रिजेक्शन है. तो अब लॉजिक जब भी करना हो तो बेस्ट क्या रहता है कि आप उसे अपनी रियल लाइफ पे रिड्यूस कर लीजिए. और अभी आपका रियल लाइफ है एमसीए कर पाना, और एमसीए करने के लिए कोई ना कोई एलिजिबिलिटी होती होगी. सपोज हम मान लेते हैं एलिजिबिलिटी है मोर देन 50% इन योर ग्रेजुएशन. सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं 50 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, 55% भी हो सकती है. बट जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर टू यू, सपोज आई मेक द असम्पशन दैट एलिजिबिलिटी इज से 50%. ओके. और मैं इसका मतलब जिसे भी एमसीए करना है उसके पहले ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स आने चाहिए. ठीक है. इफ एनीबॉडी wants to do MCA, then his or her graduation he must have scored at least 50% marks.
तो मैं इसको कैसे लिखूंगा फिर बताइएगा मुझे, जिन्होंने अभी तक ऑप्ट करा था वो फिर बताइए। इफ MCA देन 50% बोलेंगे या इफ 50% देन MCA बोलेंगे? फिर मैं इन्हें दो चॉइसेस में कर रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि MCA यदि करना है तो मेरे ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स तो आने ही चाहिए। तो इसके लिए कौन सी स्टेटमेंट सही रहेगी? इफ MCA देन 50% या इफ 50%? ऐसे करते हैं, चॉइस में चेंज करता हूं जिससे ऊपर वाली चॉइस से कंफ्यूजन ना हो जाए। इसको C, इसको D। अब आप फिर रिस्पॉन्ड कीजिए। सो एक आंसर आया इफ 50 देन MCA। और लोग आंसर कीजिए। और आप खुद देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद आप बिल्कुल सही आंसर दे पाएंगे, क्योंकि हमने इसे एक रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट कर लिया है अपने आप को। अब P एक सिंबल नहीं रह जाएगा, एक मीनिंगफुल वर्ड हो जाएगा हमारे लिए, जिससे हमारी लाइफ इस समय डील कर रही है। तो अभी तक जो दो आंसर्स आए हैं दोनों ने D चॉइस उठाई है, मींस 50%। अनदर इज आल्सो फॉर D if 50% then MC. So give me 2-3 more choices. So many students are attending the class, so I need more answers. क्योंकि जब आप इन्वॉल्व होंगे जब भी आपको उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। So don't be silent listeners. Interact and try to respond. So now I've started getting more answers. But till now, every answer is D. Just one more answer and then I'll go for my answer. Anybody give me an answer? So you have to decide between C and D. Okay, now I'm doing it. ढंग से सीखिएगा। और जिन लोगों ने ये आंसर्स दिए हैं, अभी जिन लोगों ने आंसर्स दिए हैं, जब मैं यदि मेरा आंसर उनके आंसर से डिफरेंट है तो मेरे से पूछें या मुझे शो करें कि आपको समझ आ गया। अब इफ MCA देन 50%, हमने दो वर्ड लगा दिए, इफ MCA देन 50% या इफ 50% देन MCA। ओके, अब खाली सिंबल की तरह यूज करा, मैं इसे प्रॉपर सेंटेंस बनाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, पहली स्टेटमेंट सुनिएगा। इफ आई एम डूइंग MCA देन आई नो दैट इन माय ग्रेजुएशन I may have scored 50% और I must have scored 50%। क्या होना चाहिए? may होना चाहिए पहली वाली स्टेटमेंट में या must होना चाहिए? If I am doing MCA या if I want to do MCA then in my graduation I must have scored 50%। may have scored तो नहीं ना, यदि 50% नहीं आए कम से कम तो आप MCA के लिए एलिजिबल ही नहीं है, और एलिजिबल ही नहीं है तो MCA करेंगे कैसे? तो इसका मतलब पहले वाले में मुझे यहाँ पे मस्ट वर्ड लगाना पड़ेगा यदि मैं इस लैंग्वेज को कंप्लीट करता हूं तो। अब दूसरे वाले को सुनते हैं। If in my graduation I scored 50%, 50% means more than 50%. If in my graduation I scored 50%, then I must be doing MCA or I may be doing MCA. Maybe I'm doing something else. तो बताइए दूसरे वाले में क्या होगा? If in my graduation I scored 50%, then I may be doing MCA or I must be doing MCA. I may be doing MCA. It's obvious, you know. तो दूसरे वाले में may आ जाएगा, क्योंकि 50% आने का मतलब मैं MCA में एलिजिबल तो हूं, बट ये तो जरूरी नहीं है कि मैं MCA करूंगा। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था मे शो करता है वीकनेस और मस्ट शो करता है स्ट्रेंथ। और अब मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत क्लियर होना चाहिए कि स्ट्रेंथ कौन सी वाली स्टेटमेंट में है, सी चॉइस वाली में या डी चॉइस वाली में? टेल मी, किस में स्ट्रेंथ आ रही है, सी में या डी में? If I'm doing MCA, yeah, if I want to do MCA, then I know in my graduation I must have scored 50%. So that is a different style which we adopt at SAMMAX, okay? कि रटना नहीं है कि हम डायग्राम कहते हैं कि अब रट लीजिए, नहीं नहीं कौन सी डायग्राम होगी। We'll give you a relationship, we'll give you a link, कि उस लिंक से जिससे आप हमेशा हर प्रॉब्लम को आंसर दे सकें। तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर होना चाहिए कि पहले जितने भी डी आंसर्स आए थे those were wrong, so the right answer should be if MCA then 50%. Clear? And so I have got a link now. Now we do have a logical link. तो अब मेरे को नहीं लगता हमारे लिए प्रॉब्लम होनी चाहिए। समझ आ गया है तो शो कीजिए, डाउट है तो रिस्पॉन्ड कीजिए, बताइए मुझे कि डाउट है आपको। बट मेरे लिए अब स्टेटमेंट सही है, इफ MCA देन 50%। करिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। डाउट है तो मेरे से चैट बॉक्स में पूछिए। Yes, so I'm getting the response that you are getting it. So it means if MCA then 50% सही है, 50% is the right one, and everybody knows 50% वाले लोग ज्यादा होते हैं और MCA करने वाले कम होते हैं। तो in a way MCA is a subset of 50%.
आप देखिए एमसीए किसकी जगह लिखा गया था, पी की जगह, और 50% किसकी जगह लिखा गया था, क्यू की जगह। तो पी होना चाहिए अंदर, क्यू होना चाहिए बाहर। सो करेक्ट चॉइस शुड हैव बीन ए। तो इस तरह से हमें एक रिलेशनशिप मिल गया। इफ पी देन क्यू में हमें वो फीलिंग नहीं आ रही थी, वो रियल सिचुएशन नहीं आ रही थी, बट इफ एमसीए देन 50% में वो फीलिंग हमें आ गई और हमें रियलिटी पता चल गई कि किस तरीके से चीजें रिलेट होती। इज दिस फाइन विद एवरीवन? And not just for MC entrance, also for placements after MC entrance. Something which you'll need whole of the life, you know. आप जब software professional बनते हैं, then also you need to know these type of things. Then also you need to know these type of things. Anybody wants to ask anything? Clear है ना सब लोगों को? तो इसी तरीके से सारी लर्निंग चलनी है। मतलब आई डू नॉट बिलीव इन कि आपको क्वेश्चन रटवा दिए जाए। मैं ये जरूर चाहता हूं कि आपको इतनी प्रैक्टिस हम करवा दें कि आपको आंसर से याद हो, बट विद ए लॉजिकल बैकग्राउंड। आपको उसकी बैकग्राउंड भी पता होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम में हम एकदम आंसर करेंगे स्ट्राइक, हमें हमें इस तरह, तो इसके लिए हम उसे डेवलप करेंगे प्रॉपर्ली। खाली रटेंगे नहीं, बिल्कुल खाली नहीं रटेंगे, प्रैक्टिस इतनी करेंगे कि आप इस, अब मैं और प्रॉब्लम्स बनाऊंगा इसी क्वेश्चन पे। आप हर उस प्रॉब्लम को इफ एमसीए देन 50% से रिलेट कीजिएगा, एंड आप देखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स यू विल बी एबल टू गिव मी द राइट आंसर। जबकि अभी पिछली बारी जब मैंने लिखा था इफ पी देन क्यू, जितने भी आंसर्स आए थे दे वर ऑल रॉन्ग, दे वर ऑल फेवरिंग बी चॉइस, whereas now we know that it is the A choice. Okay, so I'm writing another example. फिर भी कोई डाउट हो तब आप मेरे से पूछ सकते हैं, क्लास के बाद भी रुक के पूछ सकते हैं। अब मैं दोबारा से यहाँ लिख देता हूं इफ पी देन क्यू, और आपको हेल्प करने के लिए मैं सही डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। देखिए, एक लॉजिकली स्ट्रॉन्ग आदमी कौन होता है? जो एक लॉजिकल स्टेटमेंट को बहुत सारी तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है, दैट इज अ लॉजिकली वेरी लॉजिकली स्ट्रॉन्ग पर्सन। अब मैं फिर चॉइसेस दे रहा हूं। अब मुझे उम्मीद है कि आप सही बताएंगे। इफ नॉट क्यू देन नॉट पी, आपको बताना है इनमें से कौन सी सही है। इफ नॉट क्यू देन नॉट पी, या इफ नॉट पी देन नॉट क्यू, देन नॉट क्यू। आई एक्सपेक्ट कि अब मुझे सही आंसर मिलेगा। अब उसी इफ पी देन क्यू को मैं बहुत तरीके से बोलना शुरू करूंगा। अब मैंने दो चॉइसेस फिर डाल दी, इफ नॉट क्यू देन नॉट पी, या इफ नॉट पी देन नॉट क्यू। आंसर देना शुरू करें। एक आंसर आ गया ए चॉइस का, और भी आंसर दीजिए। अब आई थिंक इट शुड बी वेरी वेरी इजी फॉर यू टू बी एबल टू आंसर दिस प्रॉब्लम करेक्टली। तो इनकरेक्ट आंसर से डिसअपॉइंटमेंट नहीं लेनी है, और करेक्ट आंसर से कॉन्फिडेंस लेना है, ये अप्रोच रखेंगे। अनदर चॉइस ए, गुड। यदि मेरे 50% मार्क्स नहीं है तो मैं एमसीए नहीं कर सकता। इट इज सो ऑब्वियस। हमारी डायग्राम थी, यहाँ पे था एमसीए, यहाँ पे था 50%। तो अब तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया जो अभी अभी रिलेट करा था। यदि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यदि मेरे 50% मार्क्स ही नहीं है, तो मैं एमसीए कैसे करूंगा? इट मीन्स इफ इट इज नॉट क्यू देन इट इज नॉट। तो यदि बैकग्राउंड में, ब्रेन में हमारे एमसीए 50% है, तब तो हम हर कुछ रिलेट कर लेंगे उससे। ठीक है, सबको क्लियर है? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट, जस्ट आस्क मी। If I'm not in Q, then I cannot be in P. चलिए दो और ऑप्शंस लिखते हैं आपके लिए। आई एम राइटिंग टू मोर ऑप्शंस फॉर यू। इसके नीचे लिख देते हैं ऑल PRQ, ऑल QRP, ऑल PRQ, ऑल QRP। बताइए कौन सा आंसर सही होगा? ऑल PRQ, ऑल QRP, टेल मी विच वन इज द राइट चॉइस। और अब थोड़ा फास्ट कर लीजिए, क्योंकि अब तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया है होपफुली। तो अब थोड़ा इसे फास्ट आंसर दे दीजिए, ऑल PRQ और ऑल QRP। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। All MCAs have 50%, or all students having 50% are doing MCA? I hope it's very obvious. All MCAs have 50% or more. All MCAs have 50% or more. All PRQ. क्योंकि जो भी P में है ना, वो ऑटोमेटिकली Q में है। तो all PRQ का मतलब जो भी P में है वो Q में है। All MCAs must have scored 50% or more. So all MCAs are 50%, all P's are Q. तो B choice गलत है, A choice सही है। शिवम,
आपको डाउट है तो मेरे से पूछिए, या क्लियर हो गया आपको? रिस्पॉन्ड प्लीज। क्लियर, ठीक है ना? सो ऑल पी आर क्यू, टू मोर चॉइसेस, एंड दैट्स वेरी वेरी ऑब्वियस दैट एवरीबॉडी शुड बी एबल टू आंसर. P implies Q or Q implies P? Again respond. P implies Q or Q implies P? P implies Q or Q implies P? Good. I'm getting the right answer. It's obviously A choice. क्योंकि P imply Q का मतलब है whenever I am P, I am Q. If I am P, then I am Q. All P are Q. That is one and the same thing. Two more choices. तो same problem we can write in so many ways. तो उसका एग्जाम में फायदा क्या होता है, जैसे आपको याद होगा, अभी और पहले मैं कुछ और समझा दूं. Only P is Q. दो और choices. और only Q is P. Only P is Q, only Q is P. आपको बताना है कौन सी चॉइस सही है. हमारी अंडरलाइंग स्टेटमेंट वही है, इफ P then Q. We just working on this statement, if P then Q. We're still working on if P then Q. आंसर देना शुरू कीजिए. Only P is Q or only Q is P? ये पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा टफ है, स्लाइटली, बट इतना भी टफ नहीं है कि आप आंसर ना दे पाए. Only P is Q, only Q is P. कैटेगरी आंसर कीजिए. मिक्स आंसर आ रहे हैं. सम स्टूडेंट्स आर सेइंग A, some are saying B. So one or two more answers I am waiting for. Okay. Another answer for B. चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूं. अब हमें ये पता है कि हमने जो रिलेशन बनाया है, हमारे लिए P स्टैंड्स फॉर MC. सिंबल्स की बात करते हैं तो P स्टैंड्स फॉर MC एंड Q स्टैंड्स फॉर 50%, हमारे अपने लॉजिकल लिंकेज में. और फिर मैं दो स्टेटमेंट बोलता हूं. ऑल MC, only MCAs can score 50% or more, or only students scoring 50% or more can do MCA. Which one is right? Only students scoring 50% or more can do MCA, or only MCAs can score 50% or more? I think it's very, very obvious now. It has to be only students scoring 50% or more can do MCA. Only Q is P. P के लिए केवल Q से काम चल जाएगा. Only Q is P. क्लियर है सब लोगों को? कई आंसर बी आए थे इस बारी. सो दैट इज ऑब्वियसली द राइट आंसर, क्योंकि जिनके 50% है उन्हीं में से कुछ लोग एमसीए कर पाएंगे. हम ये नहीं कह सकते कि जिनके जो एमसीए कर रहे हैं उनमें से कुछ ही लोग 50% ला पाएंगे. चलिए दो और चॉइसेस देते हैं. P only if Q, P only if Q, और दूसरा हो जाता है Q only if P. P only if Q और Q only if P. लिखना शुरू कीजिए. P only if Q, Q only if P. ध्यान से कीजिए. अब इतनी देर बाद गलत आंसर नहीं देना है. अब तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल हमारे अंदर डेवलप हो जाना चाहिए. पर ये इसे मैं थोड़ी सी हेल्प करता हूँ आपके ऊपर दिखा के.
जिससे आप रिलेट कर सकें। चलिए मैं यहाँ बना ही देता हूँ ना। Just to help you, I've drawn these diagrams again. पहली चॉइस है P only if Q. I can do MCA only if in my graduation I scored 50% or more. I think it seems logical. I can do MCA only if in my graduation I scored 50% or more. Means I can be in P only if I am in Q. क्योंकि P Q का सबसेट है। यदि हम फिर सेट की टर्मिनोलॉजी यूज करें तो P is subset and Q is superset. P is subset and Q is superset. So P is a subset of Q. Okay, so it's obvious P only if Q. Majority is giving me the right answer now. और राइट आना भी चाहिए। चले आगे। सो अब देखिए कितनी तरीके से हमने इफ P then Q को कर लिया है। इफ नॉट Q then not P, all P are Q, P implies Q, only P is Q, only Q is P, and P only if Q. P only if Q. अब इसे मैं यूज कैसे करता हूं अपनी टीचिंग में, आप सब जानते हैं और नहीं भी जानते हैं तो ध्यान रखिएगा। कैलकुलस में कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस होते हैं एंड उनमें से कुछ डिफरेंशिएबल फंक्शंस होते हैं। डिफरेंशिएबल फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस होते हैं और कुछ फंक्शंस उसमें से डिफरेंशिएबल होते हैं। आप मुझे बताइए डिफरेंशिएबल हर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है या हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है? याद है कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस और डिफरेंशिएबल फंक्शंस? कैलकुलस में हम पहले लिमिट पढ़ते हैं, फिर कॉन्टिन्यूटी पढ़ते हैं, फिर डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हैं। 11th-12th में भी आपने पढ़ाई था उसे। और पहले लिमिट पढ़ते हैं, फिर कॉन्टिन्यूटी पढ़ते हैं, फिर डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हैं। तो यदि लॉजिकली हम देखें तो पहला चैप्टर होता है लिमिट का, फिर चैप्टर होता है कॉन्टिन्यूटी का, और फिर होता है डिफरेंशिएबिलिटी का। और यदि हम प्रोग्रेशन ऑफ लाइफ देखें तो हम हमेशा स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना? मतलब अभी मैं मैथ्स की बात नहीं कर रहा, मैं वे ऑफ लाइफ की बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं अपनी लर्निंग में इंक्लूड करता हूँ चीजों को, कि पहले हम लिमिट पढ़ते हैं, फिर हम कॉन्टिन्यूटी पढ़ते हैं, फिर हम डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हैं। इसका मतलब जिन फंक्शन की लिमिट निकलती है उसका स्पेशलाइज केस है कॉन्टिन्यूटी, मतलब उनमें से कुछ कॉन्टिन्यूअस होते हैं, और जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं उनमें से स्पेशलाइज केस होता है डिफरेंशिएबिलिटी का। इसका मतलब हर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ये जरूरी नहीं है, बट हर डिफरेंशिएबल फंक्शन हर हालत में कॉन्टिन्यूअस होगा। तो डायग्राम क्या बनती है? अंदर बन गया डिफरेंशिएबल और बाहर बन गया कॉन्टिन्यूअस। क्लियर हो गया कैसे मूवमेंट होनी चाहिए प्रोग्रेशन ऑफ दिस? सो एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन हैज टू बी कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन हैज टू बी कॉन्टिन्यूअस। अब सिंपल फ्लो देखो ना यार, पहले लिमिट पढ़ा, लिमिट के बाद हम स्पेशल केस पे आ गए कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी के बाद हम स्पेशल केस पे आ गए डिफरेंशिएबिलिटी। तो ऑब्वियसली हम अपना सेट छोटा करते चले जा रहे हैं। बहुत सारों की लिमिट निकलेगी, उसमें से कुछ कॉन्टिन्यूअस हो जाएंगे और उन कॉन्टिन्यूअस में से कुछ डिफरेंशिएबल हो जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग हमेशा से पढ़ते रहे हैं थ्योरम ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए पढ़ लॉजिक रहे हैं यहाँ पे, बट साथ ही साथ हम मैथ्स भी पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? सो वो ही लर्निंग की ब्यूटी होनी चाहिए। मशीन की ये नहीं कि मशीन की तरह जैसे आप सोच ही नहीं पा रहे हैं, मशीन की तरह सोचना भी है विद एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लाइक फजी लॉजिक और यूज एआई, उस तरह की अप्रोच होनी चाहिए। सो ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस। अब आप खुद देखिए, ये मैंने रिलेट कर दिया इससे, ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस। अब आप सारी स्टेटमेंट्स लिख लो जो आपका मन करे। मैं आपको दिखा देता हूं क्या लिखूंगा मैं। इफ डिफरेंशिएबल, ये सब थ्योरम्स हैं अलग अलग। इफ डिफरेंशिएबल देन कॉन्टिन्यूअस, if not continuous then not differentiable। ठीक है ना? ये सारी जितनी मैंने ऊपर स्टेटमेंट्स बनाई है इन्हें आप एस थ्योरम्स कर लीजिए। तो मैथ्स की भी सारी थ्योरम्स आपको याद है बिना एफर्ट।
क्लियर हो गया ना, क्योंकि हमने रिलेशन बना दिया है, इफ डिफरेंशिएबल देन इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, एंड देन राइट ऑल योर थ्योरम्स विदाउट क्रैमिंग देम इन दिस इजी मैनर। किसी को कोई डाउट है आस्क मी। तो इनफाइनाइट चीजें हैं जो सीखी जा सकती हैं और सीखेंगे भी, but this is not the traditional way in which you do in colleges or at other places. Like, it is altogether a different way using which I have been teaching for last 29-30 years. तो वही आप लोगों के साथ रखी जाएगी अप्रोच, जिससे you should be much smarter than other people after the training. Okay, तो continuous differentiability डिटेल में बाद में करेंगे, जब मैथमेटिक्स पोर्शंस के लेक्चर शुरू होंगे तब डिटेल में कर लेंगे, बट अभी तो ओरिएंटेशन है, आपकी डेवलपमेंट टाइप कर रहे हैं। चलिए एक और एग्जांपल लिखते हैं सीरीज की। थोड़ा सा हैवी चीजें हो गई हैं, ब्रेन पे थोड़ा जोर पड़ गया होगा, तो अब थोड़ा सा वापिस आ जाते हैं सीरीज करने पे। आपको सीरीज की टर्म है 2, 3, 10, 12, 13, 20, 21, 22 and a term is missing. 2, 3, 10, 12, 13, 20, 21, 22 and a term is missing. मैं टर्म लिखता हूं 23, 29, 30, none of these. करिए, थोड़ा रिलैक्सिंग भी हो जाता है बीच बीच में सीरीज करते हैं तो। लगातार हम यदि 2 घंटे 1.5 घंटा मैथमेटिक्स करते हैं तो थोड़ा सा टायरिंग होता है, तो उस स्ट्रेन को हटाने के लिए बीच बीच में लॉजिक डालना चाहिए थोड़ा थोड़ा। So 2, 3, 10, 12, 13, 20, 21, 22 and a term is missing. It's again a Mensa puzzle. और तो बहुत साल से मैं ही कर रहा हूँ अपनी क्लासेस में, तो many people know about its solution. पर आप भी ट्राई कीजिए। If you can answer it, it's correct. If you can answer it, it'll be good. Try to answer. और बहुत अच्छा है कि कुछ लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और आपको एडवांटेज ही जब मिलता है जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं। अदरवाइज हाउ द टीचर नोज कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, या आप गलत आंसर कर रहे हैं सही आंसर कर रहे हैं। तो आपको तो चाहे ऑनलाइन क्लास हो, चाहे ऑफलाइन क्लास हो, चाहे हाइब्रिड क्लास हो, जो तीनों कोर्सेज सैंडविक्स चला रहा है, आपको हर हालत में रिस्पॉन्ड करना चाहिए विदाउट कंसीडरिंग कि और लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। कॉम्पिटिशन मीन्स यू आर अलोन एंड यू हैव टू बी अलोन एंड यू हैव टू बी एट द टॉप अलोन। टॉप पे तो अकेले ही लोग पहुंचते हैं ना, तो आपको वही अप्रोच अपने अंदर डेवलप करनी है, बिना किसी शर्म के आप आंसर दीजिए, चाहे गलत हो चाहे सही हो। इट हार्डली मैटर्स बिकॉज यू आर स्टूडेंट्स एंड वी आर टीचर्स, so it is our duty to correct you if you're giving us wrong answers. So we'll never हम कभी नहीं कहेंगे आपसे कि आप गलत आंसर क्यों दे रहे हैं। अभी सही देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, गलत देंगे तो हम इंप्रूवमेंट करेंगे। 2 लोगों के आंसर्स आए हैं, एक ने दिया 29, एक ने दिया 30। आई एम वेटिंग फॉर अदर्स। इट्स अ वेरी गुड सीरीज, ट्राई कीजिए और लोग। तो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में मैंने काफी सीरीज करी हैं और सब अलग अलग टाइप की करी हैं आपके साथ। तो सारे साल हम बीच में लेक्चर्स में सीरीज डालते चले जाते हैं, क्योंकि सीयूईटी में तो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है मिसिंग टर्म, एनआईटी में भी आता है, निमसेट में भी, बट बीच बीच में डालते हैं। तो ये नहीं कि पूरा एक लेक्चर मिसिंग टर्म्स का हो। इतने सारे लेक्चर्स होते हैं, उनमें 1-2 सीरीज भी हमने करी रोज, तो आपको इतने सारे लॉजिकल आइडियाज लग जाते हैं कि किस तरह से सीरीज सोची जाती है। बट खाली ध्यान ये रखना है कि जो भी लॉजिक आप सोचें वो मे और मे नॉट में नहीं होना चाहिए, वो मस्ट में होना चाहिए, तब वो लॉजिक स्ट्रांग है और तब वो आंसर एक्सेप्टेबल है। यदि जो आंसर आप लेते हैं उसमें कोई भी डाउट आपके अपने भी दिमाग में उठता है ना, इट मींस दैट आंसर इज रॉन्ग, दैट इज नॉट टू बी टेकन। I hope all are working very seriously on this. So give some answers. एक और आंसर आया 30 का। Just 1 or 2 more answers and then I'll tell you the right way of looking at this series. और कभी भी ना यदि कोई चीज नहीं भी समझ में आ रही है तो उसे दोबारा पूछना चाहिए। डरना इज नेवर ए सोल्यूशन, डर की चीजों से भागना इज नेवर ए सोल्यूशन, बिकॉज दिस लाइफ इज वेरी कॉम्पिटिटिव। तो आपको कंपटीशन में विनर बनना है, चाहे वो एंट्रेंस हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो लाइफ हो,
तो आपको ये आदत छोड़नी पड़ेगी कि डर के भागें चीजों से। जिस चीज का डर लग रहा है उसे सबसे पहले निपटाना चाहिए जिससे वो डर खत्म हो जाए, उसे सबसे पहले एक्सपर्टीज लानी चाहिए जिससे वो डर खत्म हो जाए, बनिस्पत इसके कि उस डर को लगातार कैरी करते रहे। हमें से काफी लोग जिस चीज में हम वीक होते हैं उसे हाइड करते हैं, जबकि मेरी अप्रोच ये है कि यदि वीकनेस है तो उसे सबसे पहले रिमूव करेंगे, उसे सबसे पहले इंप्रूव करेंगे कि अननेसेसरी का एक बर्डन हमें कैरी ना करना पड़े अपने साथ हर समय, कि हम इस चीज में वीक है, हमें हाइड होना है। हाइड क्यों करना है हमें? इट इज अवर लाइफ, वी हैव फुल राइट टू लिव इट। चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। मेरे ख्याल से 30 दिया, 29 एक ने दिया, कुछ ने 30 दिया। देखिए अब सबसे जिसने भी 30 दिया उसने क्या करा, इन दो को स्किप करा, इसे दिमाग में रखा, इन दो को स्किप रखा करा, इसको दिमाग में रखा, इन दो को स्किप रखा और 10 20 करके उसने 30 सोच लिया अपने दिमाग में। ठीक है ना, उसने पहले दो फिगर्स छोड़ी, तीसरी 10 थी, फिर दो फिगर छोड़ दी, 10 20 थी, दो फिगर छोड़ दी 30 थी। बट इसमें देखा आपने, आपने इतना सारा डाटा इग्नोर कर दिया। और लॉजिक तो वो स्ट्रांग होता है जो मोस्ट ऑफ द डाटा को यूज करे, ना कि वो जो मोस्ट ऑफ द डाटा को यूज। तो जिसने भी 30 इस तरीके से निकाला है उसने तो इन ए वे सीरीज ही खत्म कर दी बिल्कुल। इट मींस यदि मैं सीरीज उसके लिए ये भी लिखता 1 2 10 3 4 20 5 6, तब भी वो इंसान यहाँ पे, वो स्टूडेंट या वो बंदा यहाँ पे 30 लिखता। तो इसका मतलब तो वीकनेस ही वीकनेस है। इट मीन सीरीज की इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गई हमारे लिए। ठीक है ना, तो इट मीन 30 तो सबसे पहले गलत होना चाहिए, क्योंकि सीरीज का मतलब भी आई हैव टू यूज होल ऑफ द डाटा। जो भी इंफॉर्मेशन एग्जामिनर ने दी आई हैव टू यूज दैट, दैट इज द मीनिंग ऑफ सीरीज। तो इसे हटाते हैं यहाँ से, दिस इज नो वे गोइंग टू हेल्प अस। अब मैं देखता हूँ 29 आंसर कैसे आया होगा। हाउ कैन यू हैव 29? दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू कंसीडर। ये इन्होंने थोड़ा सा बेटर लॉजिक लगाया जिन्होंने 29 करा। इन्होंने हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाला। यहाँ एक आया, यहाँ 7 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ एक आया, यहाँ 7 आया, यहाँ एक आया, तो यहाँ एक आया। तो इन्होंने क्या सोचा कि ये 172 का ट्रायड है, फिर 171 का ट्रायड है, 1 यहाँ पे आ गया, सिंपली 7 जोड़ो और जैसे 7 जोड़ेंगे यहाँ पे आंसर आ जाएगा 29। ये इनकी थॉट थी। 29 वाले कंफर्म करें, उन्होंने यही लॉजिक यूज करा था, कुछ और यूज करा था? 30 वालों को तो मैंने बता दिया जो गलती थी, 29 वाले कंफर्म करें। सोनी शर्मा, आपने 29 लिखा था, हैव यू यूज्ड द सेम लॉजिक और सम अदर लॉजिक? बट 29 में यही लॉजिक यूज होता है हमेशा। बट इस लॉजिक में प्रॉब्लम क्या आ गई? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस लॉजिक? यहाँ पे उसने कहा 172, यहाँ पे कहा 171। ये भी तो हो सकता था कि अब वो चलाता 152, उसके बाद चलाता 151, उसके बाद चलाता 132, उसके बाद चलाता 131। ये भी तो हो सकता था कि एग्जामिनर इस तरह से सीरीज बना रहा हो। इट मींस यहाँ पे 7 आना गारंटीड नहीं है। 7 is just a possibility. It means here it may be 7 or it may not be 7. और जैसे it may be 7 और it may not be 7 या it is just a possibility हमने बोली, तो हमारे लॉजिक में वीकनेस आ गई। और वीकनेस में लॉजिक आते ही दिक्कत आ गई। ठीक है ना, जैसे ही हमने क्योंकि मे और मे नॉट बी, सोनी यदि आपके लॉजिक में भी मे और मे नॉट बी आ रहा है, देन यू हैव टू रिजेक्ट इट। अदरवाइज आप अनम्यूट करके भी बता सकती हैं आपने क्या लॉजिक यूज करा है। इफ यू वांट टू शेयर विद अस, आप अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं कि आपने 29 के लिए क्या लॉजिक यूज करा है, जिससे मैं उसकी वीकनेस बता सकूं आपको। क्योंकि जो भी लॉजिक लगाया है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको उसकी वीकनेस पता हो। ठीक है, तो 29 वाले में भी वीकनेस आ गई, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है कि यहाँ 7 ही होगा। इट मे बी 7, इट मे बी समथिंग एल्स, इट मे बी 5, इट मे बी 3, डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस। अब हम देखते हैं कि हमने करा क्या होगा। और जैसे मैंने पहले ही बोला कि इट इज वन ऑफ द मेंसा सीरीज, हाई IQ people organization, so they have very intelligent reasonings everywhere. अब हमने देखा 2 है, 3 है, 10 है, 12 है, 13। तो आप यदि ढंग से सोचें, मैंने एक सीरीज लास्ट क्लास में भी करी थी, 2 3 10। अब देखिए इट्स सो ब्यूटीफुल, 12। काफी कुछ तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या लॉजिक यूज हुआ होगा यहाँ पे। 13 20 21
एंड 22। लास्ट क्लास में करी है मैंने एक ऐसी सीरीज, और उसमें इसमें फर्क है थोड़ा सा बेसिक। 22। तो इसका मतलब जितने भी नंबर्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, जितने भी मैंने नंबर्स यहाँ पे लिख रखे हैं, वो टी से शुरू हो रहे हैं। बट फिर स्टूडेंट ये कह सकता है कि सर 29 भी टी से शुरू हो रहा है और 30 भी टी से शुरू हो रहा है, तो आपने 23 क्यों लेंगे आप? वाई वुड यू टेक 23? मैं 23 लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि 29 भी टी से शुरू हो रहा है, 30 भी टी से शुरू हो रहा है। तो ऑब्वियसली उसके लिए लॉजिक तो हमें सोचना चाहिए। अब आप देखते हैं कि मैं एक पूरी नंबर सीरीज को पढ़ना शुरू करता हूँ। 1 टी से शुरू नहीं हो रहा, मैंने नहीं लिखा। 2 टी से शुरू हो रहा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। 3 टी से शुरू हो रहा है, मैंने लिखा। 4 5 6 7 8 9 टी से शुरू नहीं होते नंबर्स, इसलिए मैंने अपनी सीरीज में नहीं लिखा। 10 टी से शुरू होता है, मैंने लिख दिया। 11 नहीं होता, मैंने नहीं लिखा। मेरे ख्याल से अब आपको आइडिया लग गया कि मैंने क्या करा है। इट मींस मैं यहाँ वो नंबर्स नहीं लिख रहा खाली जो टी से शुरू हो रहे हैं, मैं यहाँ हर वो नंबर लिख रहा हूँ जो टी से शुरू हो रहा है। आई एम राइटिंग एवरी नंबर विच इज स्टार्टिंग विद टी, और 22 के बाद एवरी नंबर विच इज स्टार्टिंग विद टी में किसकी टर्न आती है? 23 की टर्न आती है। Got the points? That is the beauty of this logic. This is a very strong logic. This cannot be defeated, and hence 23 has to be the right answer. किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। तो ज्यादातर टाइम हमें लगता था कि मैथमेटिक्स की सीरीज है तो कुछ मैथ से यूज करना है। देयर इज नथिंग लाइक इट, यू नो। योर ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी, ऑब्जर्वेशन पावर, योर रिफ्लेक्सेस, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉजिकल प्रॉब्लम्स, फॉर डीलिंग विद लॉजिकल सिचुएशन। क्योंकि जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि लॉजिकल सिचुएशन, जब भी कोई एडवर्स सिचुएशन आती है तो जो स्ट्रॉन्ग माइंड वाला बंदा है वही उसे डील कर पाता है प्रॉब्लम प्रॉपरली। वही हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हमें अपना माइंड ऐसे डेवलप करना है कि हम बहुत लॉजिकल वे में सोच सकें, हम वीकनेसेस भी ढूंढ सकें लॉजिक की, और हम उसकी स्ट्रेंथ भी ढूंढ सकें। ठीक हो गया? सो दैट वाज अनदर वेरी वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल, एंड आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड डूइंग इट। अब बस एक तो एग्जांपल्स और करते हैं, करने को तो बहुत है बट और करते रहेंगे टाइम के साथ साथ। कुछ कैलेंडर प्रॉब्लम्स भी करेंगे हम, आज नहीं कर रहे क्योंकि कैलेंडर प्रॉब्लम्स में कॉन्सेप्ट हमें लीप स्पेसिफिकली मेंशन होता है सिलेबस में। लीप कॉन्सेप्ट में हमें इंट्रोड्यूस करना होता है। आप सब जानते हैं शायद लीप ईयर कितने साल के बाद आता है, बताइए कोई। लीप ईयर मींस व्हाट? बट आज मैं डिटेल में नहीं करूंगा इसे, आई विल डू इट इन मे बी a separate class on calendars. Calendars is also a very important topic. And similarly clocks, फर्स्ट क्लास में मैंने क्लॉक पे भी एक एग्जांपल करा था, बट क्लॉक में और बहुत तरीके के एग्जांपल्स आते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। ठीक है, फिर भी आप एक प्रॉब्लम लिख लीजिए, आप अपने आप ट्राई करके देखिएगा, और मेरी नेक्स्ट क्लास में आप मुझे वो आंसर दे सकते हैं। मैं आज नहीं सॉल्व करूंगा इसे। 13th January 1995 was a Friday. 13 January 1995 was a Friday. ये हमें गिवन है कि 13 January 1995 was a Friday. In which year the next 13th January fall on a Friday. हल्का सा नेटवर्क का इश्यू है आज। In which year the next 13 January fall on a Friday. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंट्रेंस में से, 100% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो कह रहे हैं 13 जनवरी यदि 1995, यदि 13 जनवरी 1995 फ्राइडे था तो फिर किस साल में 13 जनवरी दोबारा से फ्राइडे को फॉल करेगा। I'll give you the choices. 2000 से हम शुरू कर रहे हैं, 2000, 2002, 2004, 2006, none of these. These are the choices. ठीक है ना, थोड़ा सा बेसिक में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, आज पूरा नहीं पढ़ाने का मूड मुझे इसे अभी। 365 डेज होते हैं, एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो जब हम 7 से इसे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाते हैं 52 वीक्स प्लस 1 डे। ये 1 डे जो एक्स्ट्रा, इसे हम नॉर्मली कहते हैं ऑड डे। बट हैड द ईयर बीन लीप में होते हैं 365 डेज।
सो 355 66 366 डेज। लीप ईयर में होते हैं 366 डेज, ऑर्डिनरी ईयर में होते हैं 365 डेज। तो यदि 366 डेज हैं तो ये 52 वीक्स प्लस 2 डेज होते हैं, ठीक है ना। इस 2 डेज का मतलब क्या है कि ये एक्स्ट्रा है, ए डे रिपीट्स आफ्टर ए वीक। यदि आज के दिन आज के दिन है यदि वेडनेसडे, तो एक हफ्ते बाद भी आज के दिन वेडनेसडे होगा। इसका मतलब ये है कि यदि आज की डेट हम देखें 27 सितंबर, 27 सितंबर आप चाहें तो अपने कैलेंडर्स में चेक कर सकते हैं, 2023 आज है वेडनेसडे, तो 27 सितंबर 2024 कितना होगा बताइए। और 27 सितंबर 2025 कितना होगा, बोलिए आंसर दीजिए फटाफट, दोनों का आंसर दीजिए। 27 सितंबर 2024 कितना होगा और 27 सितंबर 2025 कितना होगा? थर्सडे होगा या फ्राइडे होगा? तो आंसर मेरे पे है, गगनदीप ने दिया है पहला फ्राइडे दूसरा सैटरडे। यदि 2024 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 व्हिच इज ऑब्वियसली देन इट इज अ लीप ईयर, और लीप ईयर का इफेक्ट आ जाता है फरवरी में। इसका मतलब 27 सितंबर 2023 से लेके 27 सितंबर 2024 तक आएंगे 366 दिन। इसका मतलब डे विल एडवांस बाय 2 डेज। तो यहाँ पे वेडनेसडे है तो यहाँ पे थर्सडे और फ्राइडे, एक दिन एडवांस होता तो थर्सडे, 2 दिन एडवांस होता तो फ्राइडे, बट क्योंकि लीप ईयर है तो एडवांसमेंट हुई 2 दिन से फ्राइडे हो गया। अब 2025 नॉन लीप ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है, तो एक दिन से एडवांसमेंट हुई, ये सैटरडे हो गया। सो इट इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो लीप ईयर में डे एडवांसेस बाय 2, इन ए नॉन लीप ईयर डे एडवांसेस बाय 1 बिकॉज ऑफ 1 ऑड डे एंड बिकॉज ऑफ 2 ऑड डेज। ये इसका लॉजिक होता है। इस लॉजिक को यूज करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा जो प्रॉब्लम मैंने दी है। अभी मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा ना, मैं इसका आंसर आपको बताना, क्लास 3 में इसको टेकअप कर सकते हैं, और साथ में वो जो सेट थ्योरी मैंने बोली है। सो नाउ कम्स माय लास्ट एग्जांपल टुडे। एंड आई थिंक हमें लेक्चर को खत्म करना चाहिए विद सीरीज। और उससे पहले एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पूछता हूं मैं आपसे। जो एमसीए में एंट्रेंस होता है ना, उसकी जो चॉइसेस होती हैं उसमें ये भी हो सकता है कि सारी चॉइसेस सही हों, बट हमें उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस उठानी होती है, ठीक है। वी हैव टू टेक आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस। यदि हमें चॉइस ही उठानी नहीं आती तो हम आंसर कैसे देंगे प्रॉब्लम को? तो एक बार मैं मोस्ट अप्रोप्रिएट का मीनिंग बता देता हूँ। मतलब ये भी हो सकता है ए भी सही हो, बी भी सही हो, सी भी सही हो, डी भी सही हो, बट यू कैन ऑप्ट फॉर जस्ट वन चॉइस इन दैट चॉइस टू बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। मोस्ट अप्रोप्रिएट का सिंपल मीनिंग है टू द पॉइंट। टू दी पॉइंट का सिंपल मीनिंग है प्रिसाइज। तो हमेशा ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, बट यदि मैं आंसर नहीं ऑप्ट कर पाया ढंग से, यदि मैं करेक्ट चॉइस ही पिक नहीं कर पाया, देन व्हाट इज द पॉइंट इन दैट, यू नो, आई एम नॉट गोइंग टू गेट माय मार्क्स, इनफैक्ट आई लूज मार्क्स ड्यू टू नेगेटिव मार्किंग। तो इसलिए हमें बहुत पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोस्ट एप्रोप्रिएट और टू द पॉइंट और प्रिसाइज। जैसे मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, सैनमेक्स इज लोकेटेड वेयर, और अब हम इसे करोल बाग की जगह फिलहाल रोहिणी में चला रहे हैं। रोहिणी में हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है, वहां से हम कंडक्ट कर रहे हैं इस बारी सब चीजें। तो सपोज मेरी पहली चॉइस होती रोहिणी। रोहिणी हम सब लोग जानते हैं दिल्ली में, मेरी दूसरी चॉइस होती दिल्ली। और दिल्ली हम सब जानते हैं इंडिया में है, तो मेरी तीसरी चॉइस होती सपोज इंडिया। और मेरे ख्याल से ये सब एक दूसरे के, मतलब रोहिणी है दिल्ली में, दिल्ली है इंडिया में, तो एक चॉइस मेरी होती ऑल दी अबव। अब मैं देखना चाहूंगा कि इतना पढ़ने के बाद, 2 लेक्चर्स के बाद, आप मुझे बता पाए कि आप एंट्रेंस में इस क्वेश्चन का क्या आंसर उठाएंगे। क्वेश्चन इज सैनमेक्स इज लोकेटेड वेयर। तो नेटवर्क इशू है इसलिए मैं रीराइट कर रहा हूँ कई बार डिलीट करके। तो सैनमेक्स इज लोकेटेड वेयर, रोहिणी, दिल्ली, इंडिया, ऑल दी अबव। एक आंसर आ भी गया। हमें पता है चारों चॉइस सही है, वी नो ऑल द 4 चॉइसेस राइट, बट एंट्रेंस में क्या आप मार्क करेंगे वो आपको सीखना।
आपको पता है चारों चॉइस सही है, इसका मतलब क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। और यदि आप गलत चॉइस पिक कर लेते हैं तो फिर -3 मार्क्स, और सही -3 या -1.5 डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज अ लॉजिकल प्रॉब्लम और ए मैथमेटिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक ने आंसर दिया ए चॉइस, एक ने आंसर दिया सी चॉइस, एक ने आंसर दिया डी चॉइस, एक और ने आंसर दिया डी चॉइस, नहीं सी चॉइस। सोचिए सोचिए और सोचिए, इसमें तो कुछ नॉलेज की जरूरत ही नहीं है, तो कॉमन सेंस पे मूव कर रहे हैं हम सारा का सारा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोस्ट एप्रोप्रिएट टू द पॉइंट प्रिसाइज? यदि हम कंप्यूटर साइंस से रिलेट करें, आप सोचिए एक प्रोग्राम मेरे को लिखना है, वो प्रोग्राम 5000 कोड लाइंस को यूज करके भी लिखा जा सकता है, और कोई और प्रोग्राम उसी को 10,000 कोड लाइंस यूज करके लिखता है। सिमिलर इनपुट के लिए सेम आउटपुट आ रहा है, तो आप खुद बताइए मुझे कौन सा वाला सॉफ्टवेयर प्रेफर करा जाएगा, 5000 लाइंस वाला या 10,000 लाइंस वाला? Obviously 5000 lines wala, because that is precise, that is to the point, that is more appropriate, although both are giving the same output for similar inputs, but जिसमें कम कोड लाइंस है उसमें कम बग्स होंगे, प्रोसेसिंग टाइम कम होगा। तो वही आपको यहाँ पे सोचना है। फटाफट फाइनल आंसर कीजिए, इसके बाद आई विल जस्ट गिव यू वन मोर सीरीज एंड दैट फिनिशेस टुडेस लेक्चर विद यू। जो थर्ड लेक्चर होगा उसके लिए आपको लिंक पहुंच जाएगा, बट दैट विल बी नेक्स्ट वीक। फटाफट बताइए भाई। अब एक आंसर आया है ए चॉइस, पहले भी आए थे कुछ आंसर्स ए चॉइस। रोहिणी, दिल्ली, इंडिया, ऑल दिया। चलिए मैं बताता हूं इसे। आप इसे सोचिए, ये है रोहिणी, ये है दिल्ली, ये है इंडिया। बहुत कॉमन सेंस में आप सोचिए, आपको सैनमेक्स इज लोकेटेड वेयर, मतलब सैनमेक्स ढूंढना है, सैनमेक्स को सर्च करना है। और सर्च करना छोटे डोमेन में इजी होता है, ऑप्टिमल होता है, या बड़े डोमेन में ऑप्टिमल होता है? आपको यदि किसी को सैनमेक्स भेजने हैं तो आप क्या कहेंगे उसे, कि तुम यहां से चले जाओ कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी से आप रोहिणी आ जाओ, या आप कहोगे दिल्ली में से आप ढूंढ लो सैनमेक्स को, या उस बंदे के लिए सबसे अच्छा रहेगा यदि आप कहो कि रोहिणी में जाके आप सैनमेक्स को ढूंढ लो, विच इज द मोस्ट इजी रूट फॉर द पर्सन हु इज लुकिंग फॉर सैनमेक्स? बताइए, रोहिणी में सर्च करना आसान रहेगा, पूरी दिल्ली में सर्च करना आसान रहेगा, या पूरी इंडिया में सर्च करना आसान रहेगा? ऑब्वियसली रोहिणी में सर्च करना आसान रहेगा। समझ आ गया सबको? तो सारे आंसर सही हैं, बट द मोस्ट एप्रोप्रिएट बीइंग ए चॉइस। तो यही अप्रोच आपको अपने आंसर्स में भी रखनी है। यू हैव टू ऑप्ट फॉर द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, नॉट जस्ट द आंसर। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट इज रोहिणी, बिकॉज सर्च सबसेट में सबसे जल्दी होती है। I have to look out for SandMax. I have to find out SandMax. So if I start in a smaller area, I would be able to reach SandMax in a lesser time and with much ease. So that has to be the Rohini. चलिए एक सीरीज और आपको दे देते हैं। आई एम गिविंग यू वन मोर सीरीज। So I am giving you one more series. बट इस सीरीज में आपके साथ सॉल्व नहीं करूंगा, आप घर पे जाके इसे सोचिए। If you want, through WhatsApp also you can send us the answers, you know our WhatsApp numbers. It's like a homework. तो हर क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स आपको घर के लिए भी दी जाएंगी। वी विल बी गिविंग यू सम एग्जांपल्स जो आपको बाद में जाके प्रैक्टिस करना है, अलोंग विद दोस होमवर्क शीट्स और डेली प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस। और फिर जब आपके डेली जो टेस्ट होंगे पीरियोडिक, वो सारी चीजें तो रहेंगी, बट मैं अपने आप भी पर्सनली कुछ प्रॉब्लम्स आपको इस तरह की दिया करूंगा। तो ये सीरीज आपने कंप्लीट करनी है। 2 मिनट के लिए हम वेट कर सकते हैं, आप में से कोई अभी भी आंसर करना चाहे तो इट विल बी क्वाइट गुड। But just for 2 minutes we are there, you try to do it. 248। तो मैं जरा जनरल अप्रोच आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको टारगेट एरिया कौन सा। देखो यहां से आपने देखा 2 दूनी 4, 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8 and 8 into 2 is 16। बट ये नहीं, तो सारा आपका फोकस ना यहां से शुरू होना चाहिए। ये आपका फोकस एरिया है कि 16 से 77 पे कैसे आया बंदा।
क्योंकि शुरू में तो बहुत कंफर्टेबल चल रहा था, 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8, 8 into 2 is 16. How to go from 16 to 77 is the most important target area. यहां पे आपको लॉजिक सोचना है बस, वो लॉजिक आप सोचिएगा, फिर देखिएगा कि क्या 77 से 145 पे जाने के लिए वो सेम लॉजिक यूज हो रहा है। यदि वो नहीं हो रहा तो देखिए क्या उसमें कोई वेरिएशन करनी है, और यदि उस लॉजिक में आपने कुछ वेरिएशन कर ली और वो 145 से 668 पे आपको ले गया, देन यू सिंपली अप्लाई दैट लॉजिक एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है ना? तो शुरू में मल्टीप्लाई बाय 2 वाला लॉजिक इसमें नहीं चलेगा। So try to do this example. As said earlier, I'm not going to solve it now. आप नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके बाद आप लोगों से। I hope you must have enjoyed, and more than enjoy, you must have learned things which should all be very useful for you people. ठीक है, so all the best. So see you in the next class. तो आप लोग एग्जिट कर सकते हैं, और जो किसी को पूछना है मेरे वो से पूछ